नेक्स्ट क्वेश्चन इको सेंसिटिव जोन्स को लेकर है। वायनाड में लैंडस्लाइड हुआ था, तब से इको सेंसिटिव जोन, माधव गाडगिल कमेटी और कस्तूरी रंगन रिपोर्ट, ये सारी ही न्यूज में है। और ये जो सवाल 2014 में पूछा गया था वो उसी सेंस में पूछा गया था। जो माधव गाडगिल कमेटी आई थी उसका फिर रिप्लाई में कस्तूरी रंगन कमेटी आती है, कस्तूरी रंगन कमेटी के जो प्रपोजल्स है वो एक्सेप्ट होते हैं, फिर ये सवाल आता है 2014 में। अभी भी उसका पॉसिबिलिटी जो है माधव गाडगिल कमेटी, कस्तूरी रंगन कमेटी और इको सेंसिटिव जोन, वो पूछे जाने की बहुत ज्यादा गुंजाइश यहाँ पर दिखाई देती है। लेट अस सी एग्जैक्टली यहाँ पर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। सो विथ रेफरेंस टू इको सेंसिटिव जोन्स, which of the following statement is are correct? So eco sensitive zones are the areas that are declared under wildlife protection act of 1972। ये इनकरेक्ट है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में इको सेंसिटिव जोन्स की कोई प्रोविजंस नहीं है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है द पर्पस ऑफ द डिक्लेरेशन ऑफ इको सेंसिटिव जोन इज टू प्रोहिबिट ऑल काइंड ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज एक्सेप्ट एग्रीकल्चर। ये भी इनकरेक्ट है। सारी ही ह्यूमन एक्टिविटीज प्रोहिबिटेड नहीं होती है, उसके कुछ एक प्रोहिबिशंस है, रेगुलेशंस है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर इनकरेक्ट है। नाइदर वन नॉर टू इज द आंसर। कीवर्ड और कॉन्सेप्ट क्या पिक करना है, तो इको सेंसिटिव जोन, और इसको लेके आगे आपको कंटेंट डेवलप करना होगा। बात करते हैं एक्सप्लेनेशंस की। सो ये जो इको सेंसिटिव जोन है, इको ये नोटिफाई करे जाते हैं एनवायरमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा अराउंड प्रोटेक्टेड एरियाज, जो नेशनल पार्क्स होंगे, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होगी, उसके सराउंडिंग का जो एरिया होता है उसको इको सेंसिटिव जोन करके डिक्लेयर करा जाता है। ये बफर के तौर पर काम करते हैं इकोसिस्टम के प्रोटेक्शन के लिए, इकोसिस्टम का डिग्रेडेशन रोकते हैं, और यहाँ पर जितनी भी एक्टिविटीज होती है वो सारी ही रेगुलेट करी जाती है। अगर आप इसका बैकग्राउंड देखें तो ये कंसेप्ट आती है 2002 के वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन स्ट्रेटेजी से। बाद में फिर ये इंडिया का जो नेशनल एनवायरनमेंट प्लान आता है 2006 में, वहाँ से फिर आगे बढ़ता है। सो इस प्रकार से इवोल्यूशन इसकी बड़ी सारी रही है। कुछ एक स्पेसिफिक पॉइंट पे आप इसको ट्रेस नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट की भी कई सारी डायरेक्शन है, और सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन से इसमें चेंजेस आते हुए आपको दिखाई देते हैं। सो सुप्रीम कोर्ट की लेटेस्ट डायरेक्शन अगर आप देखें 2022 की, तो वो कहती है कि देखिए जो भी प्रोटेक्टेड एरिया है, प्रोटेक्टेड एरिया के मिनिमम 1 किलोमीटर का जो एरिया है वो आपको इको सेंसिटिव जोन के तौर पर डिक्लेयर करना होगा। एंड देयर लाइज योर क्वेश्चन। ठीक है, ये डायरेक्टली पूछ लेंगे कि जो मिनिमम क्राइटेरिया है इकोसिस्टम जोन को डिक्लेयर करने का वो एग्जैक्टली क्या हो सकता है। अगर इसके लीगल बैकिंग की बात करें तो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986 में कुछ एक अमेंडमेंट करके यहाँ पर इसके प्रोविजंस जो है वो इंट्रोड्यूस करे हैं। सेक्शन वगैरह कवर करने की जरूरत नहीं है, दैट इज आई डोंट थिंक इतना छोटे लेवल पे क्वेश्चन पूछा जाएगा। पर्पस की बात करें तो ये एनवायरमेंट और बायोडाइवर्सिटी को सेफगार्ड करता है, एक शॉक एब्जॉर्बर के तौर पर भी काम करता है। ठीक है, अगर आप एक बफर बना दे किसी एक कोर एरिया के सराउंडिंग में, तो जितना भी स्ट्रेस कोर एरिया में क्रिएट होगा वो एब्जॉर्ब हो जाएगा सराउंडिंग इकोसिस्टम या इको सेंसिटिव जोन में। देन ये ट्रांजिशन जोन के तौर पर भी एक्ट करेगा। अगर की फीचर्स की बात करें तो आप प्रोटेक्टेड एरिया से 10 किलोमीटर तक का एरिया इको सेंसिटिव जोन करके डिक्लेयर कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत ही वराइड कंसेप्ट है। हर स्टेट में कुछ एक अलग नॉर्म्स, कुछ अलग आपको एक प्रैक्टिसेस दिखाई देगी, और उस कारण से यूनिफॉर्मिटी थ्रू आउट इंडिया यहाँ पर नहीं दिखाई देती। और इसको लेके ना एक इशू भी बनते रहेगा कि कई सारे प्रोटेक्टेड एरिया में जरूरत नहीं भी होती तब भी इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर कर दिए जाते हैं। एंड देन कम्स द इशू ऑफ वन शू फिट्स ऑल वाला जो इशू होता है वो इसके साथ कहीं ना कहीं आपको दिखाई देता है। नाउ क्राइटेरिया क्या होगा इको सेंसिटिव जोन को डिक्लेयर करने का, तो जिस भी इलाके को आप ESZ करके डिक्लेयर कर रहे हैं वो स्पीशीज रिच होना चाहिए, रेयरिटी उसकी होनी चाहिए, इकोलॉजिकल कॉरिडोर हो सकता है, या सेक्रेड ग्रोव्स भी हो सकते हैं। क्या क्या प्रोहिबिटेड है, माइनिंग, हैजार्डस वेस्ट हैंडलिंग, पोल्यूटिंग इंडस्ट्री, लार्ज स्केल कंस्ट्रक्शन, इस प्रकार की सारी ही एक्टिविटीज यहाँ पर प्रोहिबिटेड होती है। रेगुलेशन किसका करा जाता है, सस्टेनेबल फार्मिंग, नॉन पोल्यूटिंग इंडस्ट्रीज यहाँ पर हो सकती है, सिविक इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर बनाया जा सकता है। देन इसको लेकर लोकल पार्टिसिपेशन भी इंपॉर्टेंट है, तो लोकल कम्युनिटीज की मदद से ESZ में प्रोटेक्शन की चीजें करी जाती है। नाउ दिस इज ऑल अबाउट ESZ। ये रटा रटाया ज्ञान है, सारी ही जगहों पे मिल जाएगा। क्वेश्चन कहाँ पर आएगा उसको समझिए। यहाँ पर अगर आप देखें ये 2013 से लेके जितना भी डिस्कशन चल रहा है उसको लेके एक स्निपेट आई थी, आई गेस दिस फ्रॉम टाइम्स ऑफ इंडिया। सो हुआ ये था, एक कमेटी सबसे पहले बनी थी माधव गाडगिल कमेटी। माधव गाडगिल कमेटी अपने रिकमेंडेशंस देती है। रिकमेंडेशन क्या देती है, तो सारे ही वेस्टर्न घाट को इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर कर दिया जाए, ये सबसे पहला रिकमेंडेशन माधव गाडगिल कमेटी देती है। और जो भी इको सेंसिटिव जोन होगा
उसमें 3 कैटेगरीज करी जाए, ESZ1, ESZ2 और ESZ3, और उसमें अलग अलग तरीके के कुछ एक प्रोटेक्शंस करे जाए। तो इस प्रकार से एक इलेबोरेट वेस्टर्न घाट के प्रोटेक्शन को लेकर कुछ एक इनिशिएटिव आपको गाडगिल रिपोर्ट में बताया गया था। अब होता यह है कि अगर आप सारे ही वेस्टर्न घाट को एक इको सेंसिटिव जोन करके डिक्लेयर कर दे तो दिक्कत हो जाएगी। सारे ही स्टेट जो है वेस्टर्न घाट के स्टेट्स है, उन्होंने इसको मना कर दिया, और फिर आगे एक रिपोर्ट आती है दैट इज कॉल्ड एज कस्तूरी रंगन रिपोर्ट। कस्तूरी रंगन रिपोर्ट ये गाडगिल रिपोर्ट का या गाडगिल कमेटी का एक डाइल्यूटेड वर्जन करके आप देख सकते हैं। तो कस्तूरी रंगन रिपोर्ट क्या कहती है, वो वेस्टर्न घाट्स को 2 कैटेगरीज में डिवाइड करती है, एक नेचुरल लैंडस्केप और दूसरा कल्चरल लैंडस्केप। सो जितना भी नेचुरल लैंडस्केप है अराउंड 37% वेस्टर्न घाट्स को वो नेचुरल लैंडस्केप की कैटेगरी में रखते हैं। कहते हैं कि ये जो नेचुरल लैंडस्केप है दिस इज बायोलॉजिकली रिच, और उसमें कुछ एक आपको प्रोटेक्शन देना होगा, ठीक है। सो ओनली रेड इंडस्ट्रीज जो होती हैं, जैसे कि हेवीली पोल्यूटिंग इंडस्ट्रीज होगी, कुछ एक माइनिंग इंडस्ट्रीज होगी, उनको कंप्लीटली इन सारे ही एरियाज में कुछ एक एक्टिविटी करने से प्रोहिबिट करा गया, लेकिन बाकी जितनी भी ह्यूमन एक्टिविटीज है उनको अलाउ करा गया। सो दैट इज अबाउट कस्तूरी रंगन रिपोर्ट। फिर कस्तूरी रंगन रिपोर्ट की जितनी भी आइडियाज होती हैं वहीं आगे इको सेंसिटिव जोन की कंसेप्ट में लागू होती है। माधव गाडगिल कमेटी जो है वो उतने बड़े पैमाने पर यहाँ पर इम्प्लीमेंट नहीं होती है। नाउ आई ऑल्सो हैव अ कंपैरिजन का टेबल। आई थिंक इमेज दिख नहीं रही है, मैं पीडीएफ जब करूँगा इसका तो उसमें अच्छे से पीडीएफ आपको दिखाई देगा। तो इसको भी एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा कि किस प्रकार से कई सारे स्टेट्स ने ऑब्स्ट्रक्ट किया था इस पर्टिकुलर रिपोर्ट को। और सबसे ज़्यादा जो भी इको सेंसिटिव जोन के विलेजेस किसी एक स्टेट में अगर आ रहे थे तो वो महाराष्ट्र में थे। महाराष्ट्र का एक बहुत बड़ा इलाका एज अ इको सेंसिटिव जोन करके डिक्लेयर हो रहा था। तो वो भी एक पॉइंट ऑफ क्वेश्चन हो सकता है कि सबसे ज़्यादा वेस्टर्न घाट का इको सेंसिटिव जोन की स्टेट में आता है। तो दैट इज वेयर यू हैव टू रिमेंबर दिस पर्टिकुलर पार्ट। ऑल्सो कम टू द करंट अफेयर्स वाला इशू। तो वायनाड में डिजास्टर होने के बाद माधव गाडगिल रिपोर्ट जो है वो फिर से एक बार न्यूज में आती है। तो फिर यहाँ से फिर क्वेश्चन बन सकता है कि देखिए माधव गाडगिल रिपोर्ट में एग्जैक्टली क्या कहा गया था। तो फिर ध्यान में रखिएगा कि माधव गाडगिल कमेटी कहती है कि होल ऑफ द वेस्टर्न घाट शुड बी डिक्लेयर्ड एज इको सेंसिटिव जोन, 3 कैटेगरीज उसमें होनी चाहिए, सो ऑन एंड सो फोर्थ। नाउ कुछ एक वायनाड का जो इलाका है उसको अगेन इको सेंसिटिव एरिया करके केरला स्टेट में डिक्लेयर कर दिया गया है, क्योंकि उसमें इतने भयंकर लैंडस्लाइड हुई थी। तो फिर अब ये ध्यान में आ रहा है कि शायद माधव गाडगिल कमेटी को इतना डाइल्यूट नहीं करना था और कुछ एक उसके जो भी रिकमेंडेशंस थे उनको इम्प्लीमेंट करना था। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपको दिखाई देगा रिगार्डिंग इको सेंसिटिव जोन। तो वो 2014 का क्वेश्चन है, क्योंकि तब वो न्यूज़ में था। हो सकता है अब ये न्यूज़ में है, आगे और सवाल आएगा। 2016 में भी एक सवाल आ चुका है। सो हियर यू कैन सी गाडगिल कमेटी रिपोर्ट एंड कस्तूरी रंगन कमेटी रिपोर्ट को लेकर यहाँ पर सवाल पूछा गया था कि एग्जैक्टली किस मामले में ये रिपोर्ट्स बनती है। तो दैट इज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। विल सी यू इन नेक्स्ट क्वेश्चन। थैंक यू एवरीवन।